तो आज के टॉपिक में हम सब प्रस्तावना को पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का हमारा सबका टॉपिक चल रहा है और आज के टॉपिक में हमारा सबका जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। एक सामान्य विद्यार्थी जब प्रस्तावना को पढ़ता है, देखिए प्रस्तावना का मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसको आमुख भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रस्तावना कहते हैं और कुछ लोग इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसको आमतौर पे बहुत जो साधारण विद्यार्थी होते हैं वो प्रस्तावना को सिर्फ इस लहजे से पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना न्यायोचित है या नहीं है, प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है या प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं, प्रस्तावना को क्या कहते हैं, इतना ही पढ़ करके प्रस्तावना को समाप्त कर देते हैं। आप जब परीक्षाओं को देखेंगे तो प्रस्तावना से बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आए हैं, जैसे प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है, प्रस्तावना से संबंधित वाद आए हैं कि किस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, या 2018 जब पीसीएस प्री हुआ था तो उसमें प्रस्तावना में विभिन्न शब्द दे दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि इन ये जो शब्द हैं ये प्रस्तावना में कितनी बार आए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना के शब्दों का शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है कि गणराज्य का मतलब क्या है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। यहाँ तक कि कई परीक्षाओं में लोकतांत्रिक, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आदि शब्दों को दे करके उनको मिलाने के लिए भी कहता है कि आप इनका क्रम मिला दीजिए। यह प्रस्तावना की तिथि की बात करता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो आप पढ़ते हैं उसके अलावा जो आप छोड़ देते हैं उन चीजों पर आज फोकस करना। तो प्रस्तावना के बारे में पहले से कुछ बातें हुई हैं, तो पहले तो हम एक सरल पहले से दोहरा लेते हैं कि हम प्रस्तावना के बारे में क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तथ्यात्मक चीजों की। देखिए, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। प्रस्तावना का सरल मतलब होता है भूमिका अथवा परिचय। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके शुरुआत में प्राक्कथन, आमुख या भूमिका, इस तरह की चीजें होती हैं जो उस पुस्तक के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में और उस पुस्तक के द्वारा कौन सा वर्ग लाभान्वित होगा या उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें रहती हैं। तो प्रस्तावना भी हमारी उसी प्रकार की है, ये एक भूमिका अथवा परिचय है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भूमिका या परिचय किसका? तो भूमिका या परिचय संविधान का। यानी हम प्रस्तावना को पढ़ करके जान सकते हैं कि हमारा संविधान या हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने इन चीजों को लिखा है कि प्रस्तावना हमें क्या बताती है। हमें प्रस्तावना बताती है कि संविधान के आदर्श क्या है, यानी संविधान जो बना है वो किन आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अखंडता, 3 प्रकार के न्याय, अभिव्यक्ति, इसके अलावा गरिमा, मानवीय गरिमा, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। तो प्रस्तावना क्या है, यानी कि भूमिका या परिचय है। तो ये बताती क्या है, यानी ये क्या बताती है, तो आप बताएंगे कि संविधान के आदर्श, उद्देश्य, लक्ष्य और आधारभूत सिद्धांत। यानी प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्यों और आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करती है या उन चीजों को सरल भाषा में बताती है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। सरल भाषा में भूमिका, परिचय, आमुख, उद्देशिका, ये प्रस्तावना के शाब्दिक अर्थ होते हैं। तो जिस तरह से किसी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक आमुख होता है, उसकी एक प्रस्तावना होती है, वैसे हमारे भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना है। और प्रस्तावना क्या करती है, संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्यों और आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करती है, आधारभूत सिद्धांतों को बताती है। तथ्यात्मक रूप से ये चीज आप जानते हैं कि प्रस्तावना ली कहाँ से गई है, अमेरिका से। यानी प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है और प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इतनी चीजें आप पहले से जानते हैं। तो इन चीजों को आप पहले से जानते हैं। तो प्रस्तावना का अर्थ हमने जाना, उसके बाद कहाँ से लिया गया, उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, इससे आप पहले वाले वीडियो में भी परिचित हैं। लेकिन चूंकि हम फिर से इसको पढ़ रहे हैं तो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा हम सब देखते चलेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना का जन्म कैसे हुआ है, प्रस्तावना कहाँ से आई है। तो इस पर भी मैंने आपको बात की थी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ये आप जानते हैं। और ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित होकर के बाद में हमारे संविधान में प्रस्तावना बना, या इसी को हम सब कहते हैं उद्देशिका। एक नाम आपको मिलेगा कई बार एग्जाम में, जब नए बच्चे रहते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उद्देशिका का अर्थ क्या है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना को आप समानार्थी अर्थों में ही पढ़ेंगे। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख हमारी जो प्रस्तावना है उसका मूल स्वरूप यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस पर डिस्कस करने के बाद, उस पर विचार करने के बाद 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। चूंकि प्रस्तावना को पहले संविधान में जोड़ा नहीं गया था, अंत में इसको जोड़ दिया गया, तो इस बात पर भी विवाद रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। उस पर भी हम सब लोग विचार कर लेंगे। यानी हमने क्या जाना, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना का अर्थ क्या है, प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्यों और आधारभूत सिद्धांतों को बताती है, और प्रस्तावना का एक प्रकार से मूल कहाँ पर है, कहाँ से प्रस्तावना का जन्म हुआ है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। और इसको बाद में संविधान में अलग से जोड़ दिया गया है। तो ये तो इसकी हो गई तथ्यात्मक बातें। अब इसके बाद आते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना के महत्व को जानने के लिए, प्रस्तावना की विशेषताओं को जानने के लिए या उसके महत्व को जानने के लिए, जैसे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जैसे आप हमेशा ध्यान रखना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, और कुछ लोगों ने इसको संविधान की कुंजी भी कहा है। ये दो शब्द आप ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत नए बच्चे अनुच्छेद 32 और प्रस्तावना में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है तो अनुच्छेद 32 को हृदय आत्मा, वो अलग मामला है। उसको B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा था। कभी भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रस्तावना को। और एक शब्द है कुंजी। तो कुंजी का मतलब क्या है? कुंजी का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में, विभिन्न व्याख्याओं में ये बात निकल करके आई है कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, या जहां पर संविधान की भाषा में कोई द्वैध आ जाए या कहीं पर अस्पष्टता आ जाए, तो वहां पर प्रस्तावना की मदद ली जानी चाहिए। क्योंकि हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के आदर्शों, लक्ष्यों, उद्देश्यों, आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए प्रस्तावना को हम जहां पर भी संविधान की अस्पष्टता का सामना करें, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा और कुंजी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी कि प्रस्तावना गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि वाद योग्य नहीं है, या इसी को हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपसे अलग अलग भाषाओं में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कई बार कि प्रस्तावना न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, तो वहां पे आप कौन सा शब्द चुनेंगे? गैर न्यायोचित है। कई बार इसी को कहते हैं कि वाद योग्य नहीं है या वाद योग्य है, तो प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका सरल मतलब यह है कि प्रस्तावना के किसी बिंदु के आधार पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। मतलब कि प्रस्तावना में जो हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय या अन्य बातें हैं, उसके आधार पर आप कोर्ट में जाकर के चुनौती नहीं दे सकते। जैसे भारत में प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों गैर न्यायोचित हैं, या वाद योग्य नहीं है, या गैर, या कह सकते हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये दोनों सकारात्मक हैं। इनके आधार पर आप कोर्ट में जाकर के चुनौती नहीं दे सकते। जैसे मूल अधिकार न्यायोचित हैं, यदि आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में जा करके उस मुद्दे को उठा सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो इसीलिए ये मामला आता है कि क्या प्रस्तावना न्यायोचित है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है। यानी क्या है? गैर न्यायोचित है।
या वाद योग्य नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये विशेषताएं हैं, इनको आप लाइन बाई पॉइंट देख लेंगे। यानी प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। इसके अलावा क्या है? न्यायोचित नहीं है, यानी गैर न्यायोचित है। यानी इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाकर के आप चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसके बाद फिर एक प्रश्न ये उठता है, देखिए एक विवाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब संविधान बना तो प्रस्तावना को बाद में जोड़ा गया। तो ये प्रश्न कई बार उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा संविधान का भाग नहीं है। ये प्रश्न कई बार उठा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए अथवा न माना जाए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था जिसको हम कहते हैं बेरूबारी मामला। बेरूबारी जो मामला है वैसे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एक हमारा क्षेत्र पाकिस्तानी क्षेत्र को या पाकिस्तान को दिया जाना था। तो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि बिना संविधान संशोधन के संसद को कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने का अधिकार नहीं है। तो बेरूबारी मामला काफी चर्चा में आया था और यहीं पर इस बात पर भी विचार किया गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। तो इस मामले को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बेरूबारी मामला भारतीय संविधान में बहुत चर्चित है। एक चीज आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हुआ चलूं कि जब भी आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे, खास करके जब आप सिविल सर्विसेज के लिए अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारे वाद बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक केशवानंद भारती वाद बड़ा चर्चा में रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भी हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है, क्योंकि 24 अप्रैल को उसका डिसीजन आया था और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने लंबे समय से चले आ रहे अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के टकराव को एक प्रकार से समाप्त करने का काम किया। मतलब कह सकते हैं कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति बनाम संविधान का मौलिक ढांचा। तो न्यायपालिका और साथ ही साथ विधायिका के बीच जो एक टकराव चल रहा था लंबे समय से, कहीं ना कहीं उसको केशवानंद भारतीवाद में समाप्त कर दिया गया। आगे आप पढ़ेंगे केशवानंद भारतीवाद में ही मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मतलब वहां पे ये कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वो संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती या उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इस चीज को बताने का औचित्य ये है कि जैसे जैसे आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे, आप विभिन्न वादों से परिचित होते रहेंगे और उन वादों को आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाद है जिसको हम क्या कहते हैं? बेरूबारी मामला। तो बेरूबारी मामले में क्या हुआ था? बेरूबारी एक क्षेत्र था, भारतीय क्षेत्र था। चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है तो उसे पाकिस्तान को देना था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद बिना संशोधन के कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकती। बाद में फिर इसके लिए संविधान संशोधन करके पाकिस्तान को ये क्षेत्र सौंपा गया था। इसी बेरूबारी मामले में एक चीज पर विचार किया गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो जो बेरूबारी मामला है, बेरूबारी मामले में माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब उस समय क्या कारण रहे होंगे, किन कारणों से ऐसा कहा गया? देखिए, प्रस्तावना संविधान के किसी भाग में नहीं थी, ना ही ये किसी अनुच्छेद में है, इसको अलग से जोड़ा गया था। तो हो सकता है इन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और उसने कहा, क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में कई बार बना है कि किस वाद में ये माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस बात पर विचार करने के लिए हम 3-4 वाद आपको बताते हैं। सबसे पहला वाद मैंने आपको बता दिया कि बेरूबारी वाद में 1960 में वो वाद हुआ और उसमें ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपसे कभी भी पूछें, बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद फिर एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाद हुआ था, गोलकनाथ वाद या गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर तो बात नहीं की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, लेकिन एक चीज उसने ये कह करके निश्चित तौर पे प्रस्तावना को संविधान से जोड़ने का प्रयास किया
कि गोलकनाथ मामले में कहा गया कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, वहां पर प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित हुई कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी यहां पर क्या कहा गया इस वाद में कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध हो या अस्पष्ट हो, देखिए ये वो दौर है, गोलकनाथ मामले में इस बात पर विचार किया जा रहा था कि क्या नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर मूल अधिकार को वरीयता दी जाए या मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाए। तो 39B और 39C अनुच्छेद के मामले में, जिसमें एक प्रकार से राज्य आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करता है, उन दोनों को लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन विभिन्न कानूनों के द्वारा किया गया था। उस पर किसी और लेक्चर में चर्चा होगी, लेकिन ये सारी बातें उभर के आ रही थी। तो वहां पे इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि प्रस्तावना में जो तत्व हैं, जो बातें हैं, उनको वरीयता दी जानी चाहिए या उनकी मदद ली जानी चाहिए जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध हो अथवा अस्पष्ट हो। तो गोलकनाथ मामले में ये मामला या ये प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वाद हुआ जिसको हम सब कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत ही प्रसिद्ध वाद है। इस वाद ने हमारे संविधान को एक प्रकार से एक नई दिशा दी है, उसको सुरक्षा दी है। तो केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्यवाद है, उसमें स्पष्ट तौर पे माना गया क्या कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यानी जो बेरूबारी मामला था, बेरूबारी मामले को पूरी तरीके से यहाँ पे पलट दिया गया। वहां क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसको अभिन्न अंग बताया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका स्पष्ट होगा, एग्जाम में आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो आप बताएंगे निश्चित तौर पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए केशवानंद भारती वाद में क्या बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, अर्थात प्रस्तावना संशोधनीय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसी केशवानंद भारती वाद में एक मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया, मौलिक ढांचे का सिद्धांत, और प्रस्तावना में निहित तत्वों को मौलिक ढांचा ही माना गया है। इसलिए कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है किंतु उसके मौलिक ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक ढांचे का सिद्धांत कहां पर दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ पे थोड़ी सी बातें स्पष्ट आपको कर दूं कि मौलिक ढांचा होता क्या है। देखिए इस समय केशवानंद भारती वाद जिस समय आया उस समय खास करके संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और खास करके लोगों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार, इन दोनों के बीच में एक टकराव चल रहा था। और ये एक कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं बन पा रही थी या स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बन पा रही थी कि जहां पर संसद को भी संशोधन के अधिकार मिले और हमारे संविधान की मौलिक आत्मा और हमारे नागरिकों के अधिकार भी बनी रहे। तो केशवानंद भारतीवाद इस मामले में मील का पत्थर है। उसने जहां तक अपने डिसीजन में माना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, उसके संशोधन के अधिकारों को भी माना। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि यदि संविधान में संशोधन का उद्देश्य नागरिकों का कल्याण है या कह सकते हैं कि आय की असमानता को कम करना, नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाना है, तो मौलिक अधिकारों पर भी कुछ नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी जोड़ दिया कि मौलिक ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता। यदि मौलिक ढांचे में संसद कोई संशोधन करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और जिस मामले तक या जिस हद तक वो कानून मौलिक ढांचे का उल्लंघन करेगा उस हद तक उसको प्रभावहीन या शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
तो केशवानंद भारती के बनाम केरल राज्य में ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, तो आप बताएंगे हाँ प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और उसके बाद एक बात और देख लें तो फिर आगे हम सब बढ़ते हैं। एक बात और है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, SR बॉम्बई वाद। आप फिर से देख लेंगे SR बॉम्बई वाद 1994। इसमें भी यही बात स्वीकार की गई कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। SR बॉम्बई वाद में भी यही चीज मानी गई कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अब एक प्रश्न और है जिस पर हम सब विचार कर लें कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है और वो संशोधन है 42वां संशोधन 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बाद में कुछ बदलावों को चेंज भी किया गया था। तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष कह लीजिए और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। तो जैसे आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? बिल्कुल है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? तो कर सकती है। और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप बताएंगे एक बार, 42वें संशोधन 1976 द्वारा। और इसमें कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। इनकी व्याख्या हम आगे करेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना पे जितने भी बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार किया है वो सारे आप ध्यान से देख लेंगे। यानी कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, कुंजी है, गैर न्यायोचित है, संशोधनीय है। एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखना है, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन साधारण संशोधन के द्वारा नहीं हो सकता है। प्रस्तावना में यदि कोई संशोधन किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 368 के द्वारा ही किया जाएगा, यानी उसे संविधान संशोधन द्वारा ही किया जाएगा। साधारण तरीके से प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना संशोधनीय है अथवा नहीं है, तो आप बताएंगे संशोधनीय है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, किंतु उसके मौलिक ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम सब चलते हैं तो इसमें एक चीज जाननी होती है कि प्रस्तावना में निहित मूल तत्व कौन कौन से हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जब आप बहुत सरल पढ़ते हैं तो प्रस्तावना को 5 मिनट में समाप्त कर देते हैं, लेकिन उससे आपका काम हो नहीं पाएगा। वहाँ पे बहुत हल्की चीज़ें आप जान लेंगे जो PDF नोट्स या सिंपल लाइन के रूप में होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होता नहीं है और परीक्षाओं की प्रवृत्ति दिन रात बदल रही है, तो उस अनुसार आपको सिलेबस को भी सही से पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रस्तावना में निहित मूल तत्व क्या है। यानी कि अगर हम प्रस्तावना को पढ़ें और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें मौलिक तत्व क्या क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो इनको मैंने 4 पॉइंट में बांट लिया है। पहला पॉइंट है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। प्रस्तावना में ये बात बताई जाती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत का क्या है। दूसरी चीज, भारत की प्रगति बताई जाती है कि नेचर क्या है हमारे भारत का, कैसा देश होगा भारत। जैसे विभिन्न देश होते हैं दुनिया में, लोकतांत्रिक होते हैं, राजशाही होते हैं, कुछ धर्मनिरपेक्ष होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं। तो भारत के संदर्भ में क्या बातें की गई हैं। तीसरी चीज है संविधान का उद्देश्य क्या है, और चौथी चीज है संविधान लागू होने की तिथि। एक एक पॉइंट पे हम सब विचार करेंगे। जैसे पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत, यानी प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान में जो हमारे संविधान की शक्ति है उसका स्रोत क्या है। तो अगर आप कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना के अनुसार या वैसे भी पूछ ले कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे भारतीय जनता। ध्यान रखना, प्रस्तावना को जैसे ही आप पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो वहां पर लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और अंतिम लाइन क्या है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यानी कि प्रस्तावना में ये बात निहित है कि हमारे संविधान को भारतीय जनता ने आत्मार्पित किया है, अंगीकृत किया है। क्योंकि सारी जनता तो जा नहीं सकती, तो जितने लोग संविधान सभा में हैं वो कौन है? जनता के प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता की तरफ से संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार किया है, अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किया है। लेकिन प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो क्या निरूपित करती है? हम भारत के लोग।
यानी कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को स्वीकृत किया है, अपनाया है। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में निहित मूल तत्व में संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो आप क्या बताएंगे? भारतीय जनता। यानी हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता, हम भारत के लोग। यानी हमारे संविधान को किसने स्वीकार किया है? संविधान सभा ने स्वीकार किया है, लेकिन अंतिम तौर पे शक्ति किसके पास है? भारतीय जनता के पास है। इसीलिए वहां पर संविधान सभा ना लिख करके क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग इस संविधान को, अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो सबसे पहला विचार हम लोगों ने किया कि प्रस्तावना में निहित जो मूल तत्व हैं उनमें संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारतीय जनता। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब दूसरे पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है कि हमारे भारत की प्रगति क्या होगी? प्रगति का मतलब कैसा देश होगा भारत? तो प्रगति क्या बताई गई है? पहले यहाँ पे मैं उन शब्दों को बताऊंगा, फिर मैं आगे उसकी और बेहतर व्याख्या कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, कुछ शब्द हैं, जैसे आप समझिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो ये जो शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को क्या क्या बनाएंगे, कैसा नेचर का बनाएंगे, कैसी प्रकृति का बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत पूरी तरीके से संप्रभुता धारित करता है, संप्रभु है, उस पर आंतरिक या बाह्य रूप से किसी अन्य शक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारी संप्रभुता का सूचक है, यानी हम पूरी तरीके से संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, हम किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति के अधीन नहीं हैं। फिर हमने शासन प्रणाली या हमने हमारी जो सरकार होगी वो कैसी होगी? लोकतांत्रिक होगी, चुनी हुई सरकार होगी। गणराज्य क्या है? हमारा राष्ट्र प्रमुख भी अनुवांशिक नहीं होगा, निरंकुश राजा नहीं होगा, बल्कि चुना हुआ कोई राष्ट्र प्रमुख होगा। समाजवादी, यानी कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे, समानता लाने का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर जो असमानताएं हैं उनको दूर करते हुए एक समतामूलक समाज बनाएंगे। आगे व्याख्या होगी कि हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवाद नहीं है। फिर क्या है? एक चीज और है, जैसे पंथ निरपेक्ष, यानी इस पर भी व्याख्या कल हुई थी इसी लेक्चर में, कि हमारा जो भारत होगा वो धार्मिक राज्य नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द, हालांकि देखिए इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा, लेकिन पहले से भी ये भाव हमारे यहाँ थे। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं होगा। जैसे दुनिया में कुछ धार्मिक राज्य होते हैं, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है, तमाम सारे इस्लामिक कंट्री हैं, कुछ लोग अपना राजकीय धर्म मानते हैं, कुछ देशों का अपना राजकीय धर्म होता है। तो भारत इस मामले में क्या है? पंथ निरपेक्ष है। तो भारत की प्रकृति हमको प्रस्तावना से पता चलती है कि जो भारत होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये हमारे भारत की प्रकृति को बताते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज आती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का ये भी एक मूल तत्व है। तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य बताया गया है, और वो उद्देश्य क्या है? न्याय। 3 प्रकार का न्याय आगे व्याख्या करते हैं अभी हम। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसके अलावा क्या उद्देश्य है? समानता, यानी हम हर स्तर पे भारत के नागरिकों के बीच समानता का व्यवहार करेंगे, उनके बीच किसी भी आधार पे, धर्म, जात, लिंग, वंश, रंग, वर्ण आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्र या स्वतंत्र अधिकार या उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। स्वतंत्रता में बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है जो आप मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे। और भाईचारा, बंधुत्व, यानी कि हमारे समाज में, हमारे भारत में कोई भेदभाव ना हो, आपस में बंधुत्व की प्रवृत्ति हो, भाईचारे की प्रवृत्ति हो, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। यदि प्रस्तावना के मूल तत्वों में, प्रस्तावना में जो निहित है मूल तत्व, उनमें संविधान का उद्देश्य भी निरूपित होता है। और उद्देश्य क्या है? 3 प्रकार का न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। इनकी अभी हम आगे विस्तार से व्याख्या करते हैं।
और एक चीज इसमें और बताई गई है कि संविधान के लागू होने की तिथि, यानी कि हमारा संविधान कब लागू हुआ है। तो लागू का यहाँ पर मतलब है कि इसको आप लागू होना कह सकते हैं, या एक प्रकार से मान लीजिए कि जिस दिन बन करके तैयार हुआ। पूर्ण रूपेण तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना में लागू होने की तिथि, या इसको कह सकते हैं कि अपनाए जाने की तिथि भी बताई गई है, और वो तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। ये आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तावना को मैंने लिखा है। देखिए, प्रस्तावना को आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको बहुत हवाई में पढ़ेंगे तो आपका तैयारी या आपका प्रस्तावना से क्वेश्चन आपके तैयार नहीं हो पाते हैं। बहुत मूलभूत चीज़ है ये, मुख्य परीक्षाओं में आप इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। एथिक्स पेपर को आपको सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं एक प्रशासक के तौर पे प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व का ख्याल रखना ही पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा कि पिछले कुछ सालों में आयोग ने कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनाए हैं। तो प्रस्तावना मैंने लिखी है, नीचे चूंकि बोर्ड छोटा है तो जैसे जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी है उसको मैंने नहीं लिखा है। बाकी प्रस्तावना हूबहू लिखी हुई है, और इसमें जो चेंज हुए हैं, क्योंकि हूबहू का मतलब है कि इधर उधर थोड़े हो सकते हैं, जैसे इसमें जो चेंज हुए हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द पैरा 2 में जोड़े गए हैं, अखंडता शब्द पैरा 6 में जोड़ा गया है, इस तरह की बातें हैं। तो इधर उधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमारी प्रस्तावना है, इसको हमें पढ़ना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन निकालने हैं, फिर इस प्रस्तावना के निहित विभिन्न जो शब्द हैं उनका अर्थ भी हमें जानना है। तो सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग। तो इस शब्द का मतलब अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि हम भारत के लोग का सरल मतलब है कि हमारे संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार करते समय ये चीज मानी है कि हमारे संविधान में सत्य का अंतिम स्रोत भारतीय जनता को माना गया है, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि हम भारत के लोगों ने अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अधमार्पित किया है। तो ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में घुमा फिरा करके आता है, जैसे भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया है, तो भारतीय जनता ने, और भारतीय जनता की तरफ से किसने, संविधान सभा ने। भारतीय जनता ने, लेकिन भारतीय जनता की तरफ किसने, संविधान सभा ने। तो सबसे पहला इसमें शब्द है हम भारत के लोग। फिर आप आगे देखेंगे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब जैसे एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप विभिन्न परीक्षाओं में हल करेंगे तो देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सही क्रम है, एकदम सही क्रम है। एग्जाम में क्या करता है कि लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, इस तरह से मिक्स कर देता है, और फिर आपसे ऑप्शन में पूछता है कि उपरोक्त शब्दों का या उपयुक्त शब्दों का यथोचित क्रम या उचित क्रम क्या है। तो देखिए, संविधान में प्रस्तावना को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रस्तावना में सबसे पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद फिर क्या है, ये दो जोड़े गए शब्द हैं, कौन कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। उसके बाद फिर क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। जैसे इसका आपको क्रम याद रखना है, और मैं व्याख्या भी साथ साथ करता हुआ चलता हूं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी अन्य शक्ति के, अन्य देश का या अन्य देश के गुलाम या अधीन नहीं है। आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से हम पूरी तरीके से संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। ये मुद्दा मैंने डिस्कस किया था कि राष्ट्रमंडल में शामिल होना भारत के संप्रभुता को सीमित नहीं करता है। जैसे एक प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रमंडल में शामिल होने के बाद भी भारत संप्रभु है? बिल्कुल है। राष्ट्रमंडल में शामिल होना या उससे बाहर आना हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, हमारे राष्ट्र का अपना निर्णय है। हम जब चाहें उससे बाहर आ सकते हैं। तो वहां पे शामिल होकर के हमने अपनी संप्रभुता को रंच मात्र भी खोया नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है, या उसके देश में किसी अन्य शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। वो पूरी तरीके से संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र संप्रभुता का प्रयोग करते हुए विदेश नीति के निर्धारण में, संबंध में, अपने देश के अंदर निर्णय लेने में पूरी तरीके से बाहरी या आंतरिक शक्तियों से मुक्त रहते हैं। तो क्रम के साथ साथ अर्थ। समाजवादी शब्द को अगर हम देखेंगे तो इसको जोड़े जाने पर भारतीय संविधान में कई दिक्कतें, आपत्तियां भी रही हैं कि इसको क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि हम कोई खास आर्थिक व्यवस्था को क्यों लेकर के चलें। अगर आज हम देखेंगे तो ये कहा जाता है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। तो इस अर्थ का औचित्य क्या है? कई ऐसी बातें हैं
लेकिन 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। उसके पहले भी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवाद की तरफ झुकाव रखते थे, लेकिन संविधान में समाजवाद नहीं लिखा गया था, या प्रस्तावना में या कहीं अन्य जगह पर समाजवाद का उल्लेख नहीं हुआ था। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था आजादी के बाद अपनाई, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य था कि हम भारत को एक समता मूलक समाज बनाएं, हमारे यहाँ जो आर्थिक असमानताएं हैं उसको कम करें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए समाजवाद शब्द भारतीय प्रस्तावना में डाल दिया गया है। किंतु यहाँ पर ध्यान रखना है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि चीन जैसा या रूस जैसा साम्यवाद या कोई क्लासिकल समाजवाद का उदाहरण भारत नहीं है। भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। और समाजवाद का सरल मतलब यही है कि राष्ट्र में आर्थिक स्तर पर असमानताओं को कम करना, नागरिकों के बीच में आर्थिक स्तर पर जो खाई है उसको पाटना। इस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ दिया गया है। इसके बाद एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष की व्याख्या या पंथ निरपेक्षता की व्याख्या मैंने की है, ये आपके मुख्य परीक्षा में भी है, इसको आप खूब पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। पंथ निरपेक्ष शब्द का सरल मतलब है, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि भारत में जो पंथ निरपेक्ष का आशय है वो यूरोप के पंथ निरपेक्ष या पश्चिमी राष्ट्रों के पंथ निरपेक्ष के आशय से अलग है। यूरोप या पश्चिमी राष्ट्रों में पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब है कि राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है, यानी वहां की पंथ निरपेक्षता नकारात्मक है, जबकि भारत में पंथ निरपेक्षता का भाव सकारात्मक है। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा। राज्य किसी धर्म के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, साथ ही साथ समस्त नागरिकों को अपने अंतःकरण के अनुसार अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने तक की छूट को मौलिक अधिकार माना गया है। तो हमारी पंथ निरपेक्षता सकारात्मक है और ये हमारा संवैधानिक मूल्य भी है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी खास धर्म को ना तो महत्व देगा, ना ही किसी धर्म को नीचे गिराएगा या उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव करे जिससे उसको हानि हो। वो सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा। यदि वो कोई ऐसा कार्य करता है तो वहां पे धार्मिक आधार पर राज्य द्वारा शिक्षा में या अन्य किसी क्षेत्र में नौकरियों में कहीं पर भी धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन चीजों की गारंटी पंथ निरपेक्षता देती है। लोकतांत्रिक गणराज्य की व्याख्या मैंने पहले ही कर दी है। लोकतंत्र का मतलब आप समझते हैं, गणराज्य का सरल मतलब होता है निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। गणराज्य हमको गारंटी देता है कि हम किसी आनुवंशिक राजा के शासन के तहत शासित नहीं होंगे, हमारे यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। गणराज्य का ये अर्थ होता है। रिपब्लिक शब्द अंग्रेजी में प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना, एक तो क्रम, जैसे कभी भी एग्जाम में आए तो क्या क्रम है? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और ये हमारे भारत की प्रगति भी है जो मैंने अभी आपको समझाया। आगे हम क्या पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय का सरल मतलब है समता मूलक समाज की स्थापना करना, अर्थात समाज में किसी भी प्रकार का स्तरीकरण न हो, जाति के आधार पे या अन्य किसी आधार पे समाज में जातिगत व्यवहार न हो, छुआछूत जैसी बातें न हो, हम सभी को समान महत्व दें। जैसे हमारे देश में कई सारी कुरीतियां थी, कुछ जातियों को सामाजिक स्तरीकरण में नीचा समझा जाता था, कुछ को ऊंचा समझा जाता था, कुछ को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाता था, या कह सकते हैं कि अन्य तमाम प्रकार के भेदभाव उन पर आरोपित होते थे। तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे? क्या वहां पे सामाजिक न्याय है? बिल्कुल नहीं है। तो सामाजिक न्याय इस बात को सुनिश्चित करता है कि समता मूलक समाज की स्थापना, जिस समाज में लैंगिक भेद न हो, जाति के आधार पर भेदभाव न हो, सामाजिक स्तर पे स्तरीकरण कठोर न हो या स्तरीकरण न हो, सभी लोग एक दूसरे को महत्व दें,
एक दूसरे के विचारों को महत्व दें, ऐसे समाज को हम सामाजिक न्याय वाला समाज कहते हैं। तो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की परिकल्पना की गई है। इसके साथ साथ आर्थिक न्याय क्या है कि आर्थिक आधार पर असमानता को न्यूनतम करना, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए आर्थिक अवसरों को सृजित करना, आर्थिक आधार पर भेदभाव को कम से कम करना, आर्थिक असमानता को कम करना, आर्थिक असमानता के कारकों को पहचान करके उनको समाप्त करना। जैसे आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमि को लेकर के सीलिंग कानून बने ताकि लोगों को जमीन का समान वितरण हो। साथ ही साथ इनकम या आय पर भी तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये सारे काम क्यों होते हैं? ताकि हमारे समाज में आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आर्थिक न्याय, क्योंकि आर्थिक न्याय नहीं होगा तो समाज में असमानता होगी, और असमान समाज निश्चित तौर पे किसी भी एक अच्छे संविधान का लक्षण नहीं होता है। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राजनीतिक स्तर पर सभी लोग बराबर हों, जैसे भारत में सभी लोगों को समान मताधिकार दिया गया है, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, राजनीतिक तौर पर भाग लेने का, संगम बनाने का, संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। तो राजनीतिक अधिकार भी होने चाहिए। इन्हीं को हम 3 न्याय कहते हैं। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, और सरल मतलब उनका क्या है। इसके बाद फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई? 5। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 2018 पीसीएस में क्वेश्चन आया था, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इस तरह के तमाम शब्द डाल दिए गए थे और आगे इस तरह से नंबरिंग कर दी गई थी कि 3, 5, 4, 1, 2, यानी उसमें यह बताना था कि कौन शब्द कितनी बार आया है। बहुत लोग तो उसमें मिला रहे थे कि स्वतंत्रता पहले है कि न्याय पहले है। मिलाने के लिए वो नहीं था, यही पूछा था। तो देखिए 3 प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, यानी हम अपना विचार, अपना मत, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके, ये स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। जैसे निरंकुश शासनों में, तानाशाही शासनों में लोगों के पास विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। जो देश जितना लोकतांत्रिक परंपरा से दूर होगा वहां पे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी सीमित होगी। भारत इस मामले में निचले देशों में है। अगर हम देखेंगे विचार और अभिव्यक्ति के मामले में, तो स्विट्जरलैंड है या न्यूजीलैंड है या नॉर्वे है या स्वीडन है, विभिन्न सूचकांकों में आप पढ़ेंगे कि ये लोकतांत्रिक सूचकांकों में बहुत ऊपर रहते हैं। उत्तरी कोरिया और चीन जैसे देश और खराब स्थिति में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। तो विचार और अभिव्यक्ति इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर किसी देश में विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी सुनिश्चित कर दी जाए तो निश्चित तौर पे वो देश लोकतांत्रिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। भारत अभी इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं है, बहुत खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन बीच में है, या कह सकते हैं औसत से भी अभी नीचे है। जब हम कोई लोकतांत्रिक सूचकांक पढ़ते हैं, खास करके उन सूचकांकों के आधार पर माना जाता है कि अभी भी यहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सारी यात्राएं हमको करनी है। लेकिन आज़ादी के बाद हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारे सकारात्मक पहलू हमारे रहे हैं इस क्षेत्र में। इसके बाद विश्वास की, यानी कि हर व्यक्ति का अपना विश्वास होता है, अपना धर्म होता है, अपनी उपासना पद्धतियां होती हैं। तो हम दूसरे के विश्वास, धर्म, उपासना पद्धति पर कोई आक्षेप न करें, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। हमारे संविधान का उद्देश्य है, हमारी संविधान के साथ साथ संविधान द्वारा प्राप्त सभी जो अंग हैं, जो संविधान से जो शक्तियां पाते हैं, उनका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों में विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता को बनाए रखें। हर व्यक्ति के अपने विश्वास होते हैं, अपना धर्म होता है, अपनी उपासना पद्धतियां होती हैं, तो उसको भी हमारे यहाँ माना गया है, वैधता प्रदान की गई है, और उस मामले में भी नागरिकों को स्वतंत्रता देने की बात यहाँ पर की गई है। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो धर्म की, विश्वास की, उपासना की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में भी डाला गया है। समानता और स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकार में भी है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारे मौलिक अधिकार में है। तो ये हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। इसके बाद देखेंगे समता, यानी समानता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। यानी यहाँ पे समता कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा है, कोई व्यक्ति बड़ा छोटा, मैंने बताया ना कि स्तरीकरण नहीं होना चाहिए, सब व्यक्तियों का समान महत्व है। मानवीय गरिमा है,
तो प्रतिष्ठा और अवसर, जो भी अवसर सृजित होंगे उन मामलों में भी स्वतंत्रता या समानता कह सकते हैं, समता कह लीजिए, समानता कह लीजिए, प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी गरिमा शब्द का प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करना है। और आगे क्या कहता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द आप जानते हैं, ये भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता का मतलब है, आप समझते हैं, एकता का भाव है। अखंडता मतलब कि हमारा देश अखंड हो, या अखंडता का भाव सुनिश्चित हो, या हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं हैं कि हमारी एकता अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी इतनी सारी विविधताएं हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नजाति के आधार पे, इसके अलावा भौगोलिक आधार पे, तो जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता होनी चाहिए, भाईचारा। मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का भाव कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से कहीं न कहीं प्रेरित है। तो स्वतंत्रता की भी बात की गई है, समानता की भी बात की गई है, और नागरिकों के मध्य इस तरह की बंधुता बढ़ाई जाए ताकि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। इसके साथ साथ फिर आगे बताया गया है कि बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख, तो तारीख मैंने पहले ही बता दी है कि संविधान की प्रस्तावना में जो तारीख सुनिश्चित की गई है वो कौन सी है, 26 नवंबर 1949। ब्रैकेट में वहां पर लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006, ये हमारा विक्रम संवत में है, विक्रम संवत में है, यानी कि वहां पर जो हिंदी डेट पड़ी हुई है वो विक्रम संवत की पड़ी है, क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी से 57 ईसा पूर्व या ईस्वी से 57 वर्ष पहले चला था, इसलिए वहां पर 1949 में जब आप 57 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2006। तो विक्रमी के अनुसार उस समय संवत क्या था, 2006, क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी के 57 वर्ष पहले 57 ईसा पूर्व चला था। तो डेट बताई गई है जो मैंने अभी आपको बताई कि संविधान के आत्मार्पित होने की तिथि। अब यहाँ पे एक शब्द और ध्यान रखना है, क्या, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं। फिर क्या करते हैं, अधिनियमित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया है, अधिनियमित कब किया गया है, आत्मार्पित कब किया गया है, स्वीकृत कब किया गया है, तो आप कौन सी डेट बताएंगे, 26 नवंबर 1949। तो ये प्रस्तावना पढ़ने का सही तरीका होता है, पहले आप उसको लिखें, फिर उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें, तब जाकर के आपको सही अर्थ मिलता है। तो ये प्रस्तावना का सही अर्थ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जो मैंने बताया है क्रम, कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, बंधुता शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, एकता का, अखंडता का, लागू होने की तिथि या अपनाए जाने की तिथि, और क्या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।